Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shenki Medical Education, and today's topic is red cell fragility test. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shenki Medical Education, and share this video. आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेड सेल फ्रेजिलिटी टेस्ट। उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि रेड सेल फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए, रेड सेल फ्रेजिलिटी को हम इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम इरिथ्रोसाइट की ससेप्टिबिलिटी को देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, पावर को देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन पे हम उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड कितने स्ट्रेस पे वो, कितने प्रेशर पे वो आगे हीमोलाइज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट या फिर रेड सेल फ्रेजिलिटी टेस्ट। उसके बाद रप्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। जब आरबीसी रप्चर होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। And usually erythrocyte fragility test is carried out by using mechanical strength। ये कैसे किया जाता है? जब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं आरबीसी के ऊपर एंड उसकी वजह से जो आरबीसी है वो फट जाता है, हीमोलाइज हो जाता है, लाइस हो जाता है, दैट इज नोन एज हीमोलाइसिस। एंड हीमोलाइसिस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू टॉक्सिन्स। हीमोलाइसिस देखो और भी चीज़ों से अकर हो सकता है, जैसे कि टॉक्सिन हो गया, केमिकल हो गए, ड्रग्स हो गए, रेडिएशंस हो गए, और भी डिजीजेस की वजह से, लेकिन इनको हम एज एन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, सो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में एक्चुअल में बात करें, ये टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज डन टू मेजर द आरबीसीज रेजिस्टेंस टू हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है आरबीसी का, ठीक है। कब? जब हम उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं सीरीज ऑफ डाइल्यूट सलाइन सोल्यूशन। जब हम सलाइन सोल्यूशन का डाइल्यूशन सीरीज में अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि कौन से सीरीज पे आके वो बर्स्ट हो रहा है, हीमोलाइज हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि कौन सी सीरीज पे आकर अगर वो बर्स्ट हो रहा है, हीमोलाइज हो रहा है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी तरीके का प्रॉब्लम या डिजीज हो सकता है पर्सन के अंदर। देन द सूनर हीमोलाइसिस अकर, जितनी जल्दी हीमोलाइसिस अकर होगा उतना ही माना जाएगा कि जो सेल है उसका उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी था। ओके, इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी टेस्ट मेथड दो तरीके से होता है, मैकेनिकल इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी के थ्रू या फिर ऑस्मोटिक इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी। मैकेनिकल इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी का मतलब होता है जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उसको हम मैकेनिकल इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी बोलते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? विग्रसली शेकिंग ऑफ ब्लड सैंपल। जब ब्लड सैंपल को हम विग्रसली शेक करते हैं, बहुत जोर से शेक करते हैं, या फिर शेकिंग के दौरान उसमें हम ग्लास बीड्स या फिर मेटालिक बीड्स को ऐड कर लें, तब भी हीमोलाइज हो सकता है। एंड अगर ब्लड सैंपल को हम किसी भी निडल के थ्रू, जो कि नैरो सिरिंज होती है, उसके थ्रू पास आउट करेंगे तो भी आरबीसीज रप्चर हो सकते हैं। एंड अगर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को ब्लड सैंपल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो भी आरबीसीज का रप्चर हो सकते हैं, डिस्टॉर्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस अक्कर होती है। मैकेनिकल इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी टेस्ट मेथड इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं वो उसके डिफर हो सकते हैं, क्योंकि जो हम डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार पे सेम ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है। एंड ऑस्मोटिक इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी के बारे में बात की जाए, सो हीमोलाइसिस ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो हीमोलाइसिस हो रही है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक इरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, देखिए, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, उसका जो सॉल्वेंट होता है वो पास आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। एंड आरबीसी मेम्ब्रेन हैज प्रोटीन लाइन चैनल। जो आरबीसी होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर प्रोटीन लाइन चैनल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है सॉल्वेंट को पास आउट होने में हेल्प करती है, लेकिन सल्यूट को पास आउट नहीं करती है, ये मूवमेंट नहीं होने देती है सल्यूट का। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ इरिथ्रोसाइट इज द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड यही प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस का बेसिस कहलाता है। Then behavior of erythrocytes in aqueous solution depends upon a concentration of aqueous solution. Depending upon concentration, these aqueous solutions are of three type। देखिए, तीन टाइप के हम aqueous solution को यूज करते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसके ऊपर सलाइन का जो हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं वो डिपेंड होता है। सलाइन की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली आइसोटोनिक सोल्यूशन माना जाता है, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। एंड तीनों ही सोल्यूशन में जो आरबीसी है ना, उनका जो बिहेव होता है बड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग।
सो जो पहला है दैट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, एंड इसी वजह से क्या होता है, जो एक्व सोल्यूशन का जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है एंड वो कम होता है, वो लेस होता है किसके कंपैरेटिवली, जो इरिथ्रोसाइट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपैरेटिवली वो बहुत लेस होता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाता है, और अंदर जाने की वजह से आरबीसी का साइज बड़ा होता जाता है, स्वेल होता जाता है, स्वेल होने की वजह से वो टूट जाता है, एचपी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाती है। वो जो एचबी है वो सारे के सारे सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है और वो रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता है। देन आफ्टर दैट वी हैव द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, एक्वा सोल्यूशन के जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है एंड जो इरिथ्रोसाइट के साइटोप्लाज्म का सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होता है, एंड इक्वल होने की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इक्वल होता है, इसीलिए इसको हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम दिया है। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है आरबीसी का बाहर जाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन का अंदर जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है एंड आरबीसी अपनी नॉर्मल शेप में रहते हैं। देन थर्ड वन वी हैव द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सोडियम जो सोल्यूशन का जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है इरिथ्रोसाइट के सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरेटिवली, एंड जिसकी वजह से जो आरबीसी है उसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर जाता है, बाहर जाने की वजह से आरबीसी का साइज छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। देन देयर इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। सो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो देखिए तीनों सोल्यूशन के ही प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दोबारा से देख लीजिए। देखिए आरबीसी का रेड सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड रेड सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि बैरियर की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के बीच में बैरियर की तरह एक्ट करता है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आरबीसी के बाहर होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ इरिथ्रोसाइट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो इरिथ्रोसाइट सोल्यूशन का जो इंट्रासेलुलर सोल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन होते हैं। जब हम आरबीसी को आइसोटोनिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पर वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, एंड नॉर्मल कंडीशन में होने की वजह से वो बिहेव करता है नॉर्मली, एंड बिहेव नॉर्मल करता है, उसके अंदर कोई खास अंडर प्रेशर नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही हम सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वो इरिथ्रोसाइट के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने की वजह से आरबीसी का साइज बड़ा होगा, आरबीसी का साइज बड़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ओके, एंड डिस्टर्ब होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम्स आउट फ्रॉम द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट से हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, बाहर आने की वजह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली वो रेड कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे हीमोलाइसिस। एंड अगर इथ्रोसाइट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालूं तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट रहेगा, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से, लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो आरबीसी है उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर जाता है, बाहर जाने की वजह से आरबीसी धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है। सो ये प्रिंसिपल है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का। स्पेसिमेन के बारे में बात करें, एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेना है, लेकिन एंटीकोगुलेंट हिपैरिन ही यूज करना है, आप कोई और एंटीकोगुलेंट नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि इरिटियो ऑक्सिलेट सिट्रेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालेगा, रिजल्ट में एरर आ सकता है इसी वजह से। एंड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद इमीडिएटली अगर आप हो सके तो आप उसको प्रोसेस कर दें, अगर नहीं कर सकते हैं तो विद इन 6 आवर्स के अंदर उसको प्रोसेस कर दें और उसको स्टोर करें 4 डिग्री सेल्सियस पे। रिएजेंट्स के बारे में बात करें, सोडियम क्लोराइड का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में हमने ट्यूब्स को रेडी करना है। पहली में 0.85% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, दूसरी में 0.8%, थर्ड में 0.75%, इस तरीके से ये सभी रेंजेस के ले लेंगे। प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। एक बार ऐसे लेने के बाद सारी की ट्यूब्स में हमने 0.05 ml ऑफ ब्लड सैंपल डालना है सभी ट्यूब्स के अंदर। डालने के बाद उनको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेटर के अंदर 30 मिनट के लिए उनको स्टोर कर देना है। स्टोर करने के बाद वापस निकाल के सेंट्रीफ्यूज करेंगे, पहले मिक्स करेंगे देन सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद उनकी अब्जॉर्बेंस को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम हीमोलाइसिस की परसेंटेज निकालते हैं। हीमोलाइसिस की परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हमने उस कैलकुलेशन में क्या करना है, टेस्ट का जो अब्जॉर्बेंस आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे अब्जॉर्बेंस ऑफ कंट्रोल ट्यूब से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टेस्ट अब्जॉर्बेंस से कर लेंगे,
डिवाइड, बट यहाँ पे हमें कंट्रोल ट्यूब के बारे में भी जानना है, तो वो कैसे बनाएंगे हम? हमें क्या करना है, हम कंट्रोल ट्यूब को प्रिपेयर करेंगे खुद से, हेल्दी ह्यूमन ब्लड का सैंपल लेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मिक्स करेंगे 0.1% सोडियम क्लोराइड के साथ, एंड उसके बाद उसकी अब्जॉर्बेंस को रीड कर लेंगे। जो कंट्रोल ट्यूब है उसकी अब्जॉर्बेंस एंड साथ में सैंपल की जो अब्जॉर्बेंस है उसको 540 नैनोमीटर पे ग्रीन फिल्टर के साथ अब्जॉर्ब करेंगे। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि किस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो होता है। देखिए ये सिंपल ट्यूब है जिसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है सिवाय सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के, एंड ये नेगेटिव टेस्ट है एंड ये पॉजिटिव टेस्ट है। मैंने आपको बताया था हीमोलाइसिस कैसे होता है। आरबीसी अपने साइज से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने की वजह से आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, रप्चर होते ही हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन बाहर आने के बाद सोल्यूशन के साथ मिक्स होकर सारा सोल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सोल्यूशन रेड कलर का हो गया, दैट इज अ पॉजिटिव। देन वी हैव इंटरप्रिटेशन फॉर द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। कब करते हैं इसको? थैलेसीमिया हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस को डायग्नोस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड और भी अलग कंडीशंस है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि फटीग, डिजीनेस, कोल्ड हैंड, फीट, ब्रेथ शॉर्टनेस, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये सब दिखती हैं तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अगर सेल के अंदर दिखता है तो ये बहुत सीवियर डिजीज को भी इंडिकेट करता है, जैसे कि अनीमिया, थैलेसीमिया एंड स्फेरोसाइटोसिस। एंड जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर इन डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत ही ग्रेट एंड बेस्ट मेथड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इंक्रीज भी होता है कुछ कंडीशंस में एंड डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज ये किस में होता है? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्फेरोसाइटोसिस होता है उसमें आरबीसी का साइज अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा होता है तो थोड़े से ही पहली दूसरी ट्यूब में ही वहां पर हिमोलाइसिस अकर होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि 0.75% में या फिर 0.5% सोल्यूशन में, सलाइन सोल्यूशन में आरबीसी बस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वेल हो जाएगा, पहले से ही उसका साइज बड़ा है एंड जैसे ही सोल्यूशन में डालेंगे और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जल्दी उसकी हिमोलाइसिस हो जाएगी। सो वहां पे इंक्रीज दिखेगा। एंड डिक्रीज इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट डिक्रीज कब जाता है? थैलेसीमिया आयरन डेफिशिएंसी के केस में डिक्रीज जाता है, क्योंकि इस केस में आरबीसी का साइज बहुत छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड जो उसकी वाटर होल्ड की कैपेसिटी होती है, वाटर को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है वो डिक्रीज दिखना शुरू हो जाती है। एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को, जैसे कि आरबीसी का शेप, नंबर, उसका साइज, सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ एंड उसका ऑस्मोसिस, इन सब के ऊपर डिपेंड होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. If you like this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and please do support women empowerment. Thank you very much.